महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद जारी है। अब इस विवाद के बीच औरंगाबाद में मनसे चीफ राज ठाकरे की रैली भी है। रैली से पहले ही राज ठाकरे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें कि राज ठाकरे 100 से ज़्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का दौरा किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली को देखते हुए प्रदेश में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इससे पहले पुलिस ने रैली की इजाज़त देते हुए कई शर्तें भी रखी। मनसे प्रमुख की रैली के दौरान या बाद में आपत्तिजनक नारे, धार्मिक, जातिवाद और क्षेत्रीय संदर्भों का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा गया। रैली में 15,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो वहीं औरंगाबाद में ही दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं। ओवैसी शनिवार शाम औरंगाबाद में अपनी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील के घर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इम्तियाज जलील ने राज ठाकरे को भी इफ्तार के लिए न्योता दिया। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने कहा कि कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। औरंगाबाद में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। अगर किसी ने कानून उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज ठाकरे की रैली को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं जो सिर्फ वोट काटने के लिए बने हैं। हिंदुत्व के नाम पर वो झूठ फैलाते हैं। बता दें कि 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें शिवसेना और BJP के कई जगहों पर कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने कहा कि BJP महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटना चाहती है। गौरतलब है कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने पिछले महीने महाराष्ट्र की शिवसेना NCP कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग की थी। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा जोर से बजाने की धमकी दी थी। महाराष्ट्र में शिवसेना और मनसे के बीच छिड़े हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद पर इन दिनों खूब छींटाकशी की जा रही है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने MNS चीफ राज ठाकरे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जो राज ठाकरे को तो कम, उल्टे AIMIM चीफ ओवैसी को ज्यादा जख्मी कर गया। संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने राज ठाकरे को लेकर दिया था वो ओवैसी के सीने में जा चुभा। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, संजय राउत कोई राज ठाकरे के परम मित्र नहीं बन गए हैं और ना ही वो राज ठाकरे के लिए कोई हमदर्दी रखते हैं। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने राज ठाकरे को अपने एक बयान में हिंदू ओवैसी कह डाला था। बस फिर क्या था, अपने नाम का गलत ढंग से किया गया इस्तेमाल ओवैसी को खल गया। ये बात उन्हें इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने इस पर शिवसेना नेताओं को खरी सुना डाली। उन्होंने कहा कि शिवसेना और MNS के बीच पारिवारिक कलह है, ऐसे में बीच में उनका नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए। अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए संजय राउत को। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल रहे? मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ये सब क्या, तुम क्या जो तुम BJP के साथ इतने साल जो हनीमून मनाए वो क्या था? मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था? तुम तो 370 पे साथ दिए। तो ये बकवास है, ये और क्या है? इसी दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने BJP, कांग्रेस, शिवसेना, NCP, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि ये तमाम दल खुद को हिंदू आइडियोलॉजी में खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश में मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वो उन्हें पंचिंग बैग समझने की कोशिश ना करें। अभी बात मन से भी आकर वही कर दिया। कल जलील साहब से मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने बताया कि किसी को अपना हिंदुत्व अगर बताना सही है तो मुस्लिम कम्युनिटी को पंचिंग बैग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं, सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान है, भारत के नागरिक है। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग।
हमारा मानना ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका। देश में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि देश में फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। गोवा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में गोवा के नागरिक दूसरी शादी कर सकते हैं, उसे क्यों नहीं बदला जाता। दिख रहा है आपकी उस पर पहली प्रतिक्रिया, क्या ये सब कुछ सियासी है? आपको लगता है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए राज ठाकरे को इस तरह का हथकंडा अपनाना पड़ रहा है? और औरंगाबाद में रैली के पीछे का मकसद क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी शिवसेना पावर में थे और जोशी साहब उनके मुख्यमंत्री भी थे। उस वक्त उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। जब अब ये सब चीज़ें अचानक उठा रहे हैं और उठाने का मकसद एक ही है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है, ये और कुछ भी नहीं है। गौरतलब है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी देश में पनप रहे सांप्रदायिक हालात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हैदराबाद में एक संबोधन के दौरान वे भावुक भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि देश में मुस्लिम समाज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जो होने नहीं दिया जाएगा। आजकल सियासी गलियारों में लाउडस्पीकर और इफ्तार पॉलिटिक्स का ही शोर दिख रहा है। अब इस सियासी शोर में एक नए नेता की एंट्री हुई है। नाम है तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष बिहार, पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे साहबजादे। उन्होंने कहा है कि देश में लाउडस्पीकर और बुलडोजर पर विमर्श हो रहा है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूर की बात नहीं हो रही। जनहित के असल मुद्दों को छोड़ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, रोजगार नहीं मिल रहा। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए कहा कि क्या लाउडस्पीकर की खोज से पहले भगवान या खुदा नहीं थे? भगवान को लाउडस्पीकर की आवाज से उठाने की जरूरत क्या है? तो क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, सुनवाते हैं। आप देखिएगा, विचार की लड़ाई में जो है इंसानियत को मत भूलिए। और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ, लाउडस्पीकर कब आया? लाउडस्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं, लाउडस्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउडस्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया। तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया। ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउडस्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं।
जब तक कान में आवाज ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। कौन क्या कह रहा है वो तो कह ही रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। तो वहीं जेडीयू भी पीछे रही है। लाउडस्पीकर विवाद में उतरी जेडीयू ने भी लाउडस्पीकर विवाद को गैर जरूरी बताया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि गांव-गांव में लाउडस्पीकर से भजन कीर्तन कहे जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करती हैं। यह मुद्दा रमजान के पाक माह में ही क्यों उठा, ये सोचने वाली बात है। ये सब बेमानी मसले हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। आम आदमी पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 मई यानी कि आज रसोई गैस सिलेंडर में तगड़ा इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में नहीं की गई है, बल्कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। सरकारी ऑयल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 104 रुपए तक का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 102 रुपए 50 पैसे बढ़कर 2,355 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। बता दें कि अभी पिछले महीने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 268 रुपए का इजाफा हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर आज राजधानी दिल्ली में खरीदने पर आपको 2,355 रुपए खर्च करने होंगे। 30 अप्रैल तक इसकी कीमत 2,253 रुपए थी। वहीं कोलकाता में सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं। यहां 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 104 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कोलकाता में अब 2,455 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे पहले यहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2,351 रुपए में मिल रहा था। तो वहीं मुंबई में 2,205 रुपए की जगह आज से 2,307 रुपए देने होंगे और तमिलनाडु के चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 2,406 रुपए से बढ़कर अब 2,508 रुपए हो गई है। राहत की बात यह है कि तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर में कोई इजाफा नहीं किया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद अब रेस्टोरेंट में खाना भी महंगा हो जाएगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी की मार झेल रहे हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान से बरसती आग के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 1 मई को दिल्ली वालों को हीट वेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अप्रैल में देश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अप्रैल में 122 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि इस साल अप्रैल में उत्तर पश्चिम इलाकों में औसत तापमान 35.9 डिग्री तो मध्य भारत में 37.7 डिग्री औसत तापमान दर्ज किया गया। ये बीते 122 सालों में सबसे ज़्यादा है। मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर एम महापात्रा का कहना है कि इस साल अप्रैल महीने में गर्मी ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं दिल्ली में पिछले 72 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ। अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। दिल्ली में अप्रैल महीने में औसत तापमान 40.2 डिग्री रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 2 मई तक लू चलेगी। मौसम विभाग की माने तो ये भीषण गर्मी बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर असर डाल सकती है, इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को धूप में जाने से बचना चाहिए। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले सिर को ढकना चाहिए। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है तो कहीं 46 डिग्री से ज़्यादा पारा लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। इस बीच बिजली कटौती ने भी लोगों को संकट में डाल दिया है। हालांकि गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। यूपी से महाराष्ट्र तक हीट वेव अपना कहर बरपा रही है। बीते दिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 4-5 दिनों तक तापमान काफ़ी अधिक रहने वाला है। आईएमडी के अनुसार आज से लेकर 2 मई तक पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की स्थिति बनी रहने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ जैसे इलाकों में 5 दिनों तक हीट वेव की कंडीशन बरकरार रहेगी।
उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना के उत्तरी हिस्से में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में भी आज हीट वेव चलती रहेगी। वहीं जहां एक और कई राज्यों में लोग गर्मी और लू से बेहाल हैं, तो वहीं पौंडीचेरी और शिलोंग में आज हल्की बारिश का अनुमान है। अगर तापमान की बात की जाए तो यहाँ पौंडीचेरी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं शिलोंग में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।